हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवर्त सारणी का नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं जो है कि दूसरा आवर्ती गुण है और वो है आयनन ऊर्जा। क्या है ये? आयनन ऊर्जा, जिसका एक नाम और है वो है आयनन विभव। इसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव, आईपी। ठीक है। क्या होता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव? तो अगर मैं परिभाषा लेता हूं तो परिभाषा होती है कि कोई परमाणु है एम, स्वतंत्र है, ये बिल्कुल किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो स्वतंत्र को मैं गैस अवस्था में मानूं। तो ये गैसीय परमाणु को अगर अपन ऊर्जा दे देते हैं तो ऊर्जा देने पर ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, और आयन बना लेगा। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु को दी गई वह ऊर्जा जिसे प्राप्त कर वह अपना सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वही क्या कहलाती है? ये ऊर्जा ही क्या कहलाती है? आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी गैसीय विलगित परमाणु से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा को ज्यादातर जब तुम क्वेश्चन करोगे तो आयनन ऊर्जा का मान या तो किलो जूल में आता है या फिर किलो कैलोरी में। तो आयनन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। ये आयनन ऊर्जा के बारे में एक नॉलेज हो गई कि भाई किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन। बस इतनी सी थ्योरी। अब उसके बाद इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन में दिमाग हमको लगाते रहना है कि क्वेश्चन में ये एक रिश्वत है, इसको आप क्या कंसीडर कर लो? रिश्वत, जो किसको दी जा रही है? परमाणु को। और परमाणु बदले में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस रिश्वत का मान ज्यादा होगा या कम होगा? तो हम जानते हैं रिश्वत ज्यादा कब लगती है? जब काम कठिन होता है। और रिश्वत कम कब लगती है? जब काम आसान होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल हुआ तो रिश्वत कम लगेगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हुआ तो रिश्वत ज्यादा लगेगी, यानी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। ऐसे समझ लो। अब जैसे मान लो मैं यूं कहूं कि एक परमाणु, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ऊर्जा दी Ip1 आयनन विभव पर, तो बना M+ आयन। और फिर इससे मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब ऊर्जा कौन सी लगेगी? Ip2, तो अब बनेगा M+2। फिर ऐसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो अब कौन सी ऊर्जा लगेगी? Ip3, और कौन सा आयन बनेगा? M+3। तो ये है प्रथम आयनन ऊर्जा, ये द्वितीय आयनन ऊर्जा, और ये तो क्रमागत जो आयनन ऊर्जा है उसका क्रम क्या रहना है?
क्रमागत सक्सेसिव बोलते हैं, आयनन विभव या ऊर्जा भी बोल सकता हूँ, ऊर्जा का क्रम क्या रहेगा बोलो। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से IP3 का मान ज्यादा होगा कि IP1 का मान ज्यादा होगा? IP3 और इधर IP1, तो ये ऊर्जा ज्यादा होगी कि ये ऊर्जा ज्यादा होगी? सोचो सोचो भाई, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा लगेगी? तीसरा। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उदासीन परमाणु से जिसमें खूब इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है M+ आयन से जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन उतने ही। और अब अपन जानते हैं कि इसमें तो जैसे मान लो ये लेके चलता हूं मैं सोडियम का परमाणु है, तो सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन कितने? 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। लेकिन इसमें प्रोटॉन तो 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉनों को 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन बांधे हुए हैं ना, तो जकड़ रखा है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है। तो ज्यादा काम कर रहा है तो अब क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा? और इसमें देखो प्रोटॉन तो वही 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 ही हो गए। अब 9 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन ने पकड़ रखा है? 11। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बड़ी दृढ़ता से बंधे हुए हैं, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी, इसमें से कठिन, इसमें से और कठिन। और काम जितना कठिन होता जाएगा रिश्वत उतनी ज्यादा लगेगी। तो यानी कौन से ऊर्जा ज्यादा होगी? IP3 ज्यादा होगी किससे? IP2 से। और सबसे कम होगी IP1। तो ये क्रमागत आयनन ऊर्जा का क्रम बहुत बार आता है कि एक ही तत्व अगर कई इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रथम द्वितीय तृतीय का क्या संबंध रहेगा? तो हमेशा द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। अब और किस किस बात से प्रभावित होती है आयनन ऊर्जा? तो अब अपन लिख लेते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? आयनन IP को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए बेटा, सबसे अभी देखा पहला कारक तो है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, इसका क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्टिव। अभी मैंने बताया नाभिक पर जितना नाभिक इलेक्ट्रॉन को जितनी दृढ़ता से बांधा रहेगा रिश्वत उतनी ज्यादा लगेगी, और फिर इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन हो जाएगा और ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यानी IP का मान कब बढ़ा? तो IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? जेड इफेक्टिव के। इसका ये मीनिंग है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ भी बढ़ती जाएगी, उसे निकालना भी कठिन होता जाएगा, और बदले में लगने वाली ऊर्जा का मान भी बढ़ता ही जाएगा। यानी IP का मान किसके साथ बढ़ता है? जेड इफेक्टिव के साथ। इसलिए हम कहते हैं IP3 का मान ज्यादा है। ठीक है। दूसरा कारक है आकार, साइज। साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार भी इसको प्रभावित करता है I को। अब तुम सोचो जरा, एक परमाणु तो है ये और एक परमाणु है ये, चलो ये, तो हम जानते हैं इसका लार्ज साइज है और इसका स्मॉल साइज है कि नहीं? अब इसको मैंने ऊर्जा दी
Ip फर्स्ट, और इसको भी मैंने ऊर्जा दी Ip फर्स्ट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और M+ बनाएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और M+ बनाएगा। लेकिन कौन से परमाणु जल्दी से M+ बना लेगा, बड़े आकार वाला कि छोटे आकार वाला? बड़े आकार वाला। क्यों भाई? क्योंकि बड़े आकार वाले में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है नाभिक से, नाभिक की पकड़ कमजोर है, तो उसमें से अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। लेकिन छोटे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव में जकड़े हुए हैं, तो ये जल्दी से निकल पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये है किसके लिए, मान लो लिथियम के लिए, और ये है किसके लिए, सोडियम, ये सीजियम के लिए, और ये सोडियम के लिए। तो सोडियम छोटा होता है ना, तो सीजियम बड़ा होता है, तो किसके Ip का मान ज्यादा होगा? सोडियम। तो सोडियम की Ip का मान क्या होगा? ज्यादा। सोडियम इज ग्रेटर देन Ip ऑफ सीजियम, है ना, क्योंकि सीजियम बड़ा आकार का होता है। तो यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे Ip का मान घटेगा। घटेगा। साइज बढ़ रहा है तो Ip घट रहा है ना। तो यहाँ हम क्या कंसेप्ट मिल गया हमको कंसेप्ट मिल गया Ip व्युत्क्रमानुपाती है साइज के, साइज बढ़ने पर Ip का मान। इनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन कॉन्सेप्टों को ध्यान रखना। Ip साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साइज बढ़ेगा तो Ip घटेगा। हिंदी में मैं इसलिए नहीं बोल रहा ज्यादा, क्योंकि आपको हिंदी बार बार थोड़ी लिखनी है, समझो आप इनसे, चिन्हों से ही समझने लग जाओ। कहाँ तक लिखेंगे हिंदी? अब तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है परिरक्षण प्रभाव। क्या है भाई? परिरक्षण प्रभाव। जानते होंगे तीसरा परिरक्षण प्रभाव, पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव को किससे डिनोट करते हैं? परिरक्षण प्रभाव को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी, बाहर धकेलने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। जैसे मान लो ये एक परमाणु है, ये इसका आंतरिक कोश जिसका नाम है उपांत्य कोश हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन आंतरिक कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन है? उपांत्य कोश के। ये कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन है? और ये इन पर जो प्रतिकर्षण लग रहा है वही क्या है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, जिसको क्या कहते हैं? सिग्मा। अब सिग्मा क्या कर रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये निकले। तो अगर ये बढ़ जाएगा सिग्मा, तो ये पुश करने लगेगा, और पुश करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, यानी बदले में ऊर्जा क्या होगी? कम लगेगी। तो जैसे जैसे आयनन ऊर्जा का मान परिरक्षण प्रभाव के क्या हो गया? सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा, पुशिंग प्रभाव वैसे वैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, और लगने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो सिग्मा बढ़ने के साथ साथ Ip का मान घटता ही जाता है। तो तुम्हारे सिग्मा का भी क्लियर हो गया। एक प्रभाव और है जो Ip को प्रभावित करता है, और वो है अर्धपूरित, पहले है कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता, मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना परमाणुओं का, तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्षकों में जमाते हो? या तो S में जमाते हो, या P में जमाते हो, या D में जमाते हो, या फिर F में।
अब तुम जब मैं मेनली क्या होता है कि हमसे पूछता है किसकी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है, आवर्त सारणी के 2-3 तत्व फेंक देता है हमारे सामने और यूं पूछता है क्वेश्चन किसकी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो जैसे, तो एस कक्षक नाभिक के भेदन क्षमता का क्रम क्या रहता है, तो भेदन क्षमता का क्रम, तो का क्रम ये होता है कि एस कक्षक को भेदना सबसे ज्यादा कठिन होता है, फिर पी को, फिर डी को और सबसे एफ। तो एस कक्षक से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कठिन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। अब जैसे मान लो यूं पूछे अपन से, क्वेश्चन ही लिखा देता हूं, बेरिलियम तथा बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान किसके लिए उच्च है, किसके लिए उच्चतम है, वह क्यों, वह क्यों। ये क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करो। देखो, बेरिलियम तथा बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान किसके लिए उच्चतम है, वह क्यों। अब तुम कैसे सोचो, अब सोचने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं सोचने के? दो। कि पहले आप यूं देखो कि बेरिलियम कौन से आवर्त के तत्व हैं, सेकंड आवर्त के तत्व, बेरिलियम और बोरॉन, है ना। फिर आगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम जानते हैं आवर्त सारणी में किधर जा रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो सब छोटा कौन है दोनों में से, बोरॉन छोटा है और बेरिलियम बड़ा है। और छोटे तत्व की आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, छोटे तत्व के लिए ज्यादा होगा। तो किसका उत्तर क्या आएगा, बोरॉन के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। अगर तुमने ऐसे सोच लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया गलत, रॉन्ग हो गया। क्यों? हालांकि ये कंसेप्ट हमने सही लगाया, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको बच के रहना है दोनों तत्वों से, ये गलत करवाएंगे। इस तरह से अगर सोच लिया तो गलत हो जाएगा ना। अब आप विन्यास लिखो, तो बेरिलियम का विन्यास क्या होता है, 4 नंबर होता है, 1s2 2s2। और बोरॉन का क्या होता है, 5 नंबर होता है, 2s2 2p1, मतलब 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। अब देखो तुम, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से सेपरेट हो रहा है, एस से, और इसमें से, और एस की भेदन क्षमता क्या होती है, इसलिए इसके आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, तो इस तरह से सोचे तो किसकी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ इसी से ही सोचना है, जिसके लिए ये भेदन क्षमता वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। तो कभी कभी हमारी जो पीछे की नॉलेज है वो क्वेश्चन को गलत करा रही है, इससे बढ़िया तो पढ़ते ही नहीं, ठीक है, उससे गलत और हो रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट भी काम करता है, लेकिन वो बस यहाँ काम नहीं करता। तो यहाँ से हम क्या उत्तर निकाल लिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। बी में इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से अलग होता है, जिसकी भेदन क्षमता का मान अधिक है। अतः
एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा यानी आईपी होती है। तो सही क्रम होगा आईपी फॉर इसके लिए बेरिलियम के लिए ज़्यादा है, किससे? आईपी फॉर बोरॉन। ऐसा ही आवर्त सारणी में कहाँ भी देखने को मिलेगा यही पैटर्न। अरे यही पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा आवर्त सारणी में? जो बेरिलियम के साथ होता है वो किसके साथ भी होगा? एक वर्ग के गुण समान होते हैं ना, तो जो बेरिलियम के साथ होता है वो कहाँ होगा? बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ क्वेश्चन बनाओ, क्या बनेगा फिर? वहाँ का क्वेश्चन क्या होगा? मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में किसके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अधिक है और क्यों? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ऐसे एक चीज जहाँ लागू हो जाती है ना, वहाँ दूसरी जगह भी लागू करो उसको, क्योंकि गुण एक वर्ग के समान होते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? आईपी फॉर मैग्नीशियम इज लार्ज देन आईपी ऑफ एल्यूमिनियम, वाई? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, कितने कारक देख दिए अब तक हमने जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। दूसरा साइज। तीसरा परिरक्षण प्रभाव। चौथा वेदन क्षमता। और एक लास्ट है पांचवा, वो है तत्वों का विन्यास। तत्वों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूरा लिखे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब है ऐसे तत्व जिनके अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित विन्यास होते हैं से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होता है। अतः ऐसे विन्यास वाले तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा यानी आईपी का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्या होता है बेटा? अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएं तो एक क्वेश्चन तो क्या बनता है यहाँ?
किनका पूर्ण पूरित विन्यास होता है बताओ। अरे आवर्त सारणी में कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका विन्यास पूर्ण पूरित होता है? फास्फोरस पूर्ण पूरित होता है। अर्धपूरित होते थे। जिंक हैं? अरे अक्रिय गैसें क्या आएगा? तो पहला एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके, क्या कारण है कि अक्रिय गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं ना, हाँ सर। अक्रिय गैस या इनका नाम है नोबल गैस, नोबल गैस तत्वों के आईपी के मान अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। क्यों? तो इनका विन्यास लिख के सोचना। एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न को समझाइए। पहला, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में से किसके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अधिक है और क्यों? अधिक है वह क्यों? दूसरा है, फास्फोरस व सल्फर में से किसके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अधिक है और क्या? ये अब आयनन ऊर्जा के क्वेश्चन आपका पूरा हो गया।